माइक ऑन है? नहीं, वो ऊपर देखिए चल रहा है। हाँ, चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके क्लास में, और खास करके टेनिशन की पोइट्री के क्लास में। आज हमको कंक्लूड करना है द रिमेनिंग पोएम्स ऑफ Alfred Lord Tennyson, and then we will continue with another poet, and that is Robert Browning. And in Tennyson's poem, now today I am going to talk about, we are going to deal with his Idylls of the Kings. And in yesterday's class, इन यस्टरडेज वीडियो आपने देखा होगा कि आइडल्स के बारे में हमने बात किया था और ये बताया था कि आइडल्स का मतलब क्या होता है। नेहा जी सुबह सुबह कंप्लेन ही लेकर के आई हैं, आप 7 बजे वाली क्लास में क्यों नहीं थी, उसके लिए हम थोड़े ना जिम्मेदार हैं। आइडल्स ऑफ द किंग की आज हम बात करेंगे। आइडल्स क्या होता है? यस्टरडे वी डिस्कस्ड व्हाट इज आइडल। आइडल्स होते हैं एक पास्टोरल सॉन्ग, फार अवे फ्रॉम द अर्बन लाइफ, दे आर सेट इन द रूरल बैकग्राउंड। जो रूरल बैकग्राउंड में जिनकी सेटिंग होती है उन्हीं को आइडल्स कहा जाता है। और हियर टेनिसन टॉक्स अबाउट द किंग। हु इज द किंग हियर? ही इज द किंग अर्थर। किंग का नाम क्या है? किंग का नाम है किंग अर्थर। और किंग अर्थर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ही इज अ mythical king and he is supposed to be the first English king भी इसको कहा जाता है। और इसी अर्थर के लिए बहुत सारा काम हुआ है लिटरेचर में। एक टॉमस मैलोरी का नाम आपने सुना होगा। टॉमस मैलोरी ने एक बुक लिखी थी, नाम था उसका मॉर्टे डी अर्थर। टॉमस मैलोरीज बुक थी मॉर्टे डी अर्थर। और मॉर्टे डी अर्थर का मतलब होता है डेथ ऑफ द अर्थर, राइट। ये टॉमस मैलोरी की बुक थी और ये रेनेसांस पीरियड में उनकी बुक थी। और उसी से इंस्पायर्ड होकर के आइडल्स ऑफ द किंग was written between 1859 and 1885. 1859 and 1885 इसके बीच में आइडल्स ऑफ द किंग लिखी गई थी बाय द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, राइट। पोएट लॉरिएट फ्रॉम कब से हुए थे पोएट लॉरिएट? 1850, विच और द पोएम जो है इट रीटेल्स द लीजेंड ऑफ किंग अर्थर, राइट। किंग अर्थर के लीजेंड की बात करती है। लीजेंड ऑफ किंग अर्थर, हिज नाइट्स एंड हिज लव फॉर गुनिवर एंड हर ट्रेजिक betrayal of him and the rise and fall of Arthur's kingdom. Rise, his love, his position. The poem retells the legend of King Arthur, his knights, his love for Guinevere and Guinevere's betrayal of him and rise and fall of the King Arthur's kingdom. इतने की बात करते हैं पूरी पोएम द आइडल्स ऑफ द किंग। And in fact, it is not a single poem. Idylls of the King is a series of a cycle of 12 narrative poems. Total Idylls of the King में there are total 12 narrative poems. There are total 12 narrative poems in cycle में 12 narrative poems हैं। And the whole work recounts Arthur's attempt and failure to lift up mankind and create a perfect kingdom from his coming to power to his death at the hands of a traitor Mordred. अपने पावर में आने से लेकर के और उसके डेथ तक की जो स्टोरी है, हु किल्ड हिम, उसका नाम है मॉर्ड्रेड। मॉर्ड्रेड यहाँ तक की टिल हिज डेथ, टिल हिज मर्डर तक की स्टोरी
है यहाँ पर। एंड इंडिविजुअल पोएम्स डिटेल द डीड्स ऑफ वॉरियस नाइट्स इंक्लूडिंग लैंसनाट, गेरेंट, मार्लिन, गैलहेड, बालिन, बालिन, राइट, लेडी ऑफ द लेक। ये इंडिविजुअल नाइट्स हैं, इन सब के गैलेंट्री को, इन सब के ब्रेवरी से डील करती है। देयर इज अ लिटिल ट्रांजिशन बिटवीन आइडल्स बट द सेंट्रल फिगर जो है वो अर्थर है, जो सारी पोएम्स को लिंक करता है, एक साइकिल में जोड़ता है। द पोएम्स आर डेडिकेटेड टू लेट अल्बर्ट प्रिंस कंसर्ट। द पोएम्स आर डेडिकेटेड टू प्रिंस, द हस्बैंड ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो थे, उन्हीं को पोएम डेडिकेटेड है और उनका नाम था अल्बर्ट प्रिंस कंसर्ट, ये नाम था उनका, राइट, प्रिंस कंसर्ट, अल्बर्ट द प्रिंस कंसर्ट को ऑल द पोएम्स ऑफ द साइकिल आर डेडिकेटेड। क्लियर? तो दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। Poems were written between 1859 and 1885 and based on Thomas Malory's Morte d'Arthur, and there are total 12 narrative poems and all the poems are dedicated to Albert Prince Consett, and the poem starts from the Arthur's coming to power till his death, till his murder by Mordred। ये इतनी पोएम है जो उसकी शॉर्ट बायोग्राफी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडल्स, ऑल द पोएम्स आर रिटन इन ब्लैंक वर्स, राइट, ऑल द पोएम्स आर रिटन इन ब्लैंक वर्स, सब जो है ब्लैंक वर्स में लिखी हैं पूरी पोएम्स। क्लियर? अब आते हैं कि वो 12 पोएम्स हैं कौन कौन सी, राइट, वो जो ड्रामेटिक नैरेटिव्स हैं, वो जो 12 पोएम्स कौन कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। Though the order that I am going to tell you was not the order in which he wrote the poems, लिखा किसमें था वो तो नहीं पता है, बट हाँ उनके एज के अकॉर्डिंग वो पोएम्स जरूर हैं। द फर्स्ट पोएम इज द कमिंग ऑफ अर्थर। The Coming of Arthur. Second is Gareth and Lynette. Gareth and Lynette, Lynette, Gareth and Lynette. Third is Enid. Enid has two parts: the marriage of Zirant and Enid. The marriage of Zirant and Enid. Zirant and Enid. Next, Balin and Balan. And then Merlin and Vivian. Vien. Merlin and Vivian. Lancelot and Elaine. Lancelot and Elaine. The Holy Grail. The Holy Grail. Pelus and Etare. Ettare.
the last tournament Guinevere, 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 and the last is the passing of Arthur. पासिंग ऑफ अर्थर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एनिड का एक दूसरा पार्ट जो है ये हो गया टोटल 12। राइट, दीज आर द 12 पोएम्स। और अगर हम इसको एक ही पोएम मान लें, एनिड के जो दो पार्ट हैं, तो लास्ट में जो आता है वह है टू द क्वीन। ये टोटल 12 पोएम्स हैं ऑफ द ग्रुप ऑफ द साइकिल। और कौन से साइकिल है ये? इस साइकिल का नाम है आइडल्स ऑफ द किंग। द कमिंग ऑफ अर्थर, गैरेथ एंड लिनेट, Enid divided into two parts, the marriage of Zerenit and Enid, then Balin and Balin, Merlin and Vivian, Lancelot and Elaine, the Holy Grail, Palace and Etreath, the last tournament, Guinevere, the passing of Arthur, and to the Queen. These are the 12 poems included in the cycle of Idylls of King. Idylls of King की ये 12 poems हैं। Clear? Any comment, any question? No question? चलिए, there are a few important lines often asked in different examinations from the Idylls of the King, and now I am going to narrate, going to describe, we are going to dictate you those lines so that you could write them down for your examinations purpose. पहले लिखिए लाइन। Have power on this dark land to lighten it. Have power on this dark land to lighten it. Have power on this dark land to lighten it. Have power on this dark land to lighten it, and power on this dead world to make it live, and power on this dead world, and power on this dead world, and power on this dead world to make it live. Power on this dead world to make it live. ये 2 लाइन्स हैं एक पोएम की जो आइडल्स ऑफ द किंग से ली गई हैं, और उसमें जो सबसे पहली पोएम है द कमिंग ऑफ अर्थर, ये वहाँ की लाइन्स हैं। हैव पावर ऑन दिस डार्क लैंड to lighten it, and power on this dead world to make it live. Means Tennyson has described the Victorian world as the dead world, and it needs the power, it needs to be enlightened
इसको इनलाइटेंड होना है, और उस इनलाइटेंड कर कौन सकता है, इनलाइटेंड कर सकता है पावर, एंड इसीलिए जो है वो पावर की डिमांड कर रहे हैं, है पावर ऑन दिस डार्क लैंड टू लाइटन इट, एंड पावर ऑन दिस डेड वर्ल्ड टू मेक इट लाइव, राइट। द वर्ल्ड हैज डाइड एंड इट इज टू बी, इसको होना क्या है, अलाइव, और उसके लिए आपको जरूरत है किसकी, पावर की जरूरत है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है अगली पोएम द पासिंग ऑफ अर्थर से। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, the old order changed yielding place to new, and God fulfills himself in many ways. God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Lest one good custom should corrupt the world. The old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. ईश्वर क्या करता है, ओल्ड ऑर्डर जो हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गुड कस्टम किसी वर्ल्ड को करप्ट कर दे, इसलिए गॉड हैज़ मेनी वेज टू कीप हिज प्रॉमिस, गॉड हैज़ मेनी वेज फॉर हिज वर्क, एंड फॉर दिस रीजन ओल्ड ऑर्डर्स जो हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, वो पूरी तरीके से बदलते रहते हैं, वो जाते रहते हैं। और ये लाइन कहाँ से है, द पासिंग ऑफ अर्थर से, चीज़ें पास होती हैं, बीत जाती हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यहाँ से, खास करके पीजीटी में और यूपी पीजीटी में क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द नेम्स ऑफ द नाइट्स। नाइट से पूछ लिया जाएगा कि इन विच पोएम द कैरेक्टर मर्लिन अपीयर्स, इन विच पोएम द कैरेक्टर बालन अपीयर्स, इन विच पोएम द कैरेक्टर गुनिवेयर अपीयर, राइट। कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ किस किस पोएम में आते हैं, उस पोएम के नाम पर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अदरवाइज ये हमने आपको जो लाइंस बताई हैं, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम द आइडल्स ऑफ द किंग्स, and they have often been asked in different examinations, so you have to be ready for that also। उसके लिए भी आपको याद रखना है। बाकी डिटेल जो है फैक्ट्स जो हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। और आपको अगर पोएम पढ़ने की बात करें तो नन ऑफ द पोएम जो है इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई पोएम इसमें से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कंप्लीटली गो थ्रू जाना है फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे पोएम्स हैं ही इंपॉर्टेंट, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको किसी भी पोएम को कंप्लीट करने की या डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है। क्लियर। आइडल्स ऑफ द किंग के बाद हम उनके नेक्स्ट पोएम पर आते हैं।
पोएम्स उनकी ऐसी हैं जो रिलीजियस पोएम्स कही जाती हैं, और उस रिलीजियस पोएम में एक पोएम खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पोएम का नाम है अकबर्स ड्रीम। अकबर्स ड्रीम एक रिलीजियस पोएम है, और इसके अलावा जो दो और पोएम है जिनको रिलीजियस कहा जाता है, दे आर द एंसेंट सेज एंड द ड्रीमर। द एंसेंट सेज एंड द ड्रीमर, these three are supposedly his religious poems. ये उनकी रिलीजियस पोएम्स हैं, द एंसेंट सेज, द अकबर्स ड्रीम एंड द ड्रीमर। अकबर्स ड्रीम एक ड्रीम पर ही बेस्ड है, एंड एट द एंड ऑफ द पोएम अकबर ड्रीम्स, एंड में वो ड्रीम करता है, एंड रेस्ट ऑफ द पोएम जो है इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अकबर एंड अबुल फजल, राइट। अबुल फजल और अकबर के बीच की कन्वर्सेशन है। और ये वही अकबर है जो इंडिया वाला है, कोई दूसरा नहीं है। अकबर्स ड्रीम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अबुल फजल एंड अबुल फजल कौन था? अबुल फजल वॉज हिज इंटीमेट फ्रेंड एंड हिज चीफ मिनिस्टर। और बिकॉज ऑफ अबुल फजल अकबर सक्सीडेड इन रूलिंग द एम्पायर ऑफ मिक्स्ड सब्जेक्ट्स, और इस पोएम से भी क्लियर होता है, राइट। अकबर को ये पता चला कैसे इतने बड़े को जो है एम्पायर को, मिक्स्ड रेसेस के लोगों को डील करना है। अकबर्स सिस्टम ऑफ टॉलरेशन एंड ऑफ ऑल रिलीजन्स was not mere policy. He sincerely believed that all religions are different roads to one and the same God. और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? इसके लिए अकबर ने एक धर्म ही चला दिया था जिसका नाम है दीन इलाही। अगर हम टेनिसन के ग्रीक पोएम्स की बात करें कि टेनिसन की ग्रीक पोएम्स कौन कौन सी हैं, तो उन ग्रीक पोएम्स में से हमने कुछ पोएम्स आपको करा भी दिया है। ये आपको सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस पोएम। तो आपको कम से कम ये 3 नेम्स याद रहें कि रिलीजियस पोएम में कौन कौन सी है, द एंसेंट सेज, द ड्रीमर एंड अकबर्स ड्रीम। और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, तो आपको वो आंसर लगाना होगा। अगर हम ग्रीक पोएम की बात करें तो जरा बताइए हमने कल कौन कौन सी ग्रीक पोएम्स करवाई थी आपको, रिटन बाय टेनिसन। एंड आई थिंक आपको याद होगा कल हमने यूलिसिस की बात की थी, कल हमने टिथनेस की बात की थी, यूलिसिस, टिथनेस, और इसके अलावा हमने लोटस ईटर्स की बात की थी, हमने ओएनन की बात की थी। ये सब उनके ग्रीक पोएम्स की कैटेगरी में हैं। ओएनन, द लोटस ईटर्स, यूलिसिस, टिथनेस, राइट, टिथनेस, ये
इतना हमने आपको उनके ग्रीक पोएम्स में से करा दिया है। और इसके बाद जो पोएम है टायरेसियस, डिमीटर, ओएनएन के साथ एक और नाम आपको बताया था जो इसकी सीक्वल है, द डेथ ऑफ ओएनएन, ये सीक्वल है उसकी। और इसके अलावा एक और जो पोएम है उसका नाम है परसिफोनी। ये उनकी ग्रीक पोएम्स हैं और इनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपको करा दिया है। ओएनएन, लोटसीटस, यूलिसिस, टिथनेस, ये सब हमने करा दिया है जो इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं इन ग्रीक पोएम्स में से। इसके बाद आइए उनके कुछ और इम्पॉर्टेंट पोएम्स को डिस्कस करते हैं। एक पोएम है उनकी जिसका नाम है लॉक्सली हॉल। लॉक्सली हॉल, लॉक्सली हॉल का नाम सुन रखा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है लॉक्सली हॉल पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, इट इज अ पोएम written in 1835 in the earlier age and the early career of Tennyson, but it was published in 1842 in his collection The Poems. The poem narrates the emotions of a rejected suitor upon coming to his childhood home. अपने childhood home वापस आता है एंड पोएम जो है उसके रिजेक्शन जो उसका हुआ है, जिसको इमोशंस है, उसी को डिस्क्राइब करती है। लॉक्सली हॉल इज एन इमेजिनरी होम, राइट, अपॉन कमिंग टू हिज चाइल्डहुड होम एंड अपेरेंटली फिक्शनल लॉक्सली हॉल, दो इन फैक्ट टेनिसन जो थे ही वाज अ गेस्ट ऑफ द, एक इनकी फैमिली थी जो लॉक्सली हॉल LOXLEY इनके फ्रेंड की फैमिली थी, वहीं पर ये भी आए थे कुछ दिन रहने के लिए और ही स्टेड देयर। और जब यहाँ से चले गए वो तो इन मेमोरी ऑफ दैट ही रोट द पोएम लॉक्सली हॉल इन 1835 एंड ब्रॉट इट आउट इन 1842 इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। राइट, अपने कलेक्शन ऑफ पोएम्स ने इसको फिर पब्लिश कराया था। और अकॉर्डिंग टू टेनिसन द पोएम रिप्रेजेंट्स यंग लाइफ, इट्स गुड साइड, इट्स डिफिशियंसीज एंड इट्स यर्निंग्स। पोएम किसकी बात करती है? यंग चाइल्डहुड की बात करती है। चाइल्डहुड में डिफिशियंसी क्या होती है, डिज़ायर्स क्या होते हैं और उनके साथ साथ उसकी पॉजिटिविटी क्या होती है, उसके गुड साइड्स क्या होते हैं, इस सब की बात किया है उन्होंने इस पोएम में। एंड थ्रू दिस पोएम टेनिसन का जो सन है हालम, टेनिसन्स सन हालम recalled that his father said the poem was inspired by, एक राइटर का नाम बताता है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स का नाम आपने भी सुना होगा। he had translated इंडियन क्लासिक्स। विलियम जोन्स ने एक ट्रांसलेशन किया था, अरबी की एक पोएम थी, नाम था उसका मुलाकात, और उस मुलाकात से इंस्पायर्ड थे वो और उसी से उन्होंने लिखा था। विलियम जोन्स अरबियाई ट्रांसलेशन लिख लीजिए। आज जो है एक लाइन, द पोएम लॉक्सली हॉल वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम विलियम जोन्सेस
अरबियाई ट्रांसलेशन मुलाकात, MUALLA, और फिर QAT। ऐसा टेनिसन के सन हालम ने बताया है। आर्थर हेनरी हालम टेनिसन के फ्रेंड का नाम था और हालम वाज द नेम ऑफ टेनिसन्स सन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज फादर मिस्टर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन was inspired from William Jones's translation of the Arabic Mulakat before या while writing the poem Locksley Hall। और फिर उन्होंने इसी पोएम का एक और सीक्वल लिखा, उसका नाम था लॉक्सली हॉल 60 years after। लॉक्सली हॉल 60 years after, ये एक दूसरी पोएम है, राइट ये एक दूसरी पोएम है लॉक्सली हॉल एंड 60 जो है 60 years after। और दिस द काउंटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉक्सली हॉल इज a strong protest against the ultra radicalism of later Victorian era। Right, this poem is a protest। ये पोएम एक प्रोटेस्ट होती है, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट होती है? प्रोटेस्ट अगेंस्ट अल्ट्रा रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म का मतलब होता है उग्रवाद। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अल्ट्रा रेडिकलिज्म ऑफ द लेट विक्टोरियन एरा। एक बहुत खतरनाक प्रिंसिपल चल बैठा था विक्टोरियन एरा में कि ओनली दोज कैन रूल हु कैन नॉट रीड, या हु कैन नॉट रीड कैन रूल ओनली। जो पढ़ नहीं सकते सिर्फ वही रूल कर सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते सिर्फ वही रूल कर सकते हैं। ये एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था, इसी को अल्ट्रा रेडिकलिज्म कहा जाता है। और इसी अल्ट्रा रेडिकलिज्म के अगेंस्ट में ही रोट द पोएम लॉक्सली हॉल 60 years after। राइट, ओनली दोज कैन रूल, राइट, हु कैन नॉट रीड कैन रूल। और दिस रबिश known in the communistic jargon as the dictatorship of the proletariat। इसी को क्या कहा जाता था कि डिक्टेटरशिप है ये प्रोलिटरेट की। मतलब प्रोलिटरेट मीन्स द लेबर क्लास जो है वो डिक्टेटर बनेगा। जो पढ़ा लिखा है वो रूल नहीं कर सकता, जो नहीं पढ़ा लिखा है वही रूल कर सकता है। इसी को कहा जाता था डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटारियनिज्म। और इसी प्रोलिटरेट के अगेंस्ट जो है डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट टेनिसन रोट दिस पोएम नेम्ड लॉक्सली हॉल 60 years after। इसके बाद एक पोएम थी उनकी द डिफेंस ऑफ लखनऊ। द डिफेंस ऑफ लखनऊ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन।
डिफेंस ऑफ लखनऊ 1857 के रिवोल्ट के बाद लिखा गया था। एज यू नो कि टेनिसन was the poet laureate, he was the mouthpiece of Victorian government, or when Lucknow was seized in the leadership of Begum Hazrat Mahal in 1857, तो उसको फिर से फ्री कराने के लिए, फ्री क्या, फिर से अपनी ग्रिप में लेने के लिए 87 डेज की लड़ाई हुई थी। द सीज ऑफ लखनऊ वॉज वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल इंसिडेंट्स ऑफ द Indian mutiny. It was prolonged for 87 days and was finally relieved by General Campbell on November 16, 1857. Right? 87 days की सीज है ये, and it was relieved by General Campbell. जनरल कैम्पबेल ने सीज को खत्म किया था 16 नवंबर 1857 में। नवंबर 1857 को लखनऊ को फिर से फ्री कराया था आफ्टर 87 डेज सीज। और उसी पर जो है मिस्टर टेनिसन ने पोयम लिखा था आफ्टर द रिलीज ऑफ लखनऊ, आफ्टर द फ्रीडम ऑफ लखनऊ, और उस पोयम का नाम था द डिफेंस ऑफ लखनऊ। बैनर ऑफ इंग्लैंड नॉर फॉर अ सीजन, ओ बैनर ऑफ ब्रिटेन, हैज दाउ फ्लोटेड इन कंकरिंग बैटल और फ्लॉप्ड टू द बैटल क्राई, never with mightier glory than when we had reared there on high, flying at top of the roofs in the ghastly seas of Lucknow, shot through the staff or the halyard, but ever we raised the anew, and ever upon the topmost roof our banner of England blew. After the successful victory over Lucknow, Mr. Tennyson wrote the poem under the title The Defense of Lucknow. राइट एक बार यूपी पीजीटी में द डिफेंस ऑफ लखनऊ क्वेश्चन आया था कि किसने लिखा है, बट किसी को ये नहीं पता चला कि टेनिसन भी लखनऊ पर पोयम लिख सकते हैं, टेनिसन भी अकबर के ड्रीम पर पोयम जो है लिख सकते हैं, और ऑलमोस्ट लोग अपना आंसर गलत कराए थे। लखनऊ देखकर ये मत समझिएगा किसी इंडियन ने ही लिखा होगा। द डिफेंस ऑफ लखनऊ वॉज रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन 1858। कुछ और छोटे छोटे पोएम्स की बात कर लेते हैं टेनिसन की, और वो छोटे छोटे पोएम ही बड़े बड़े क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। एक पोएम है टेनिसन की, नाम है द ब्रूक। अब ब्रूक टाइटल से लगता है कि किसी रोमांटिक पोएट की पोएम होगी, खासकर टेनिसन वर्ड्सवर्थ टाइप के पोएट की, लेकिन द ब्रूक पोएम है मिस्टर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। द ब्रूक क्लियर, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है द ब्रूक। The brook song, for men may come and men may go, but I go on forever. For men, आदमी जो हैं वो आते रहते हैं और वो जाते भी रहते हैं, लेकिन मैं जो है परमानेंट चलता रहता हूँ। For men may come, जब चाहें तो आ भी सकते हैं और जब चाहें तो जा भी सकते हैं। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो। बट
I go on forever. I go on forever. ये लाइन है पोयम ब्रूक की। ब्रूक का मतलब होता है झरना। अपनी बात बताता है कि पीपल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग, दे आर मोर्टल बींग्स, आते हैं और जाते रहते हैं, बट मैं हूँ जो हमेशा चलता रहता हूँ। द स्पीकर ऑफ द पोयम द ब्रूक इटसेल्फ। स्पीकर कौन है? ब्रूक खुद ही है, और तभी वो फर्स्ट पर्सन में बताता है आई गो ऑन फॉर एवर। ब्रूक इटसेल्फ एक्सप्लेन्स दैट it started out in a body of water where birds called coot and heron often gather. Suddenly the brook rushes forward. The sunlight glitters on the water as the brook weaves through greenery that grows beside the stream bank. The brook then flows gently into a valley. Right? और फिर वो पूरी तरीके से चलता रहता है, नेवर एंडिंग है, कभी रुकना नहीं है उसको। Picking its journey back up, the brook rushes over stone paths and streets, sounding like music. It flows over the rock. The brook pools into bays filled with churning water and then tumbles over small stones that line the shore and are at the bottom of the bay. Right? जैसे जैसे उसकी जर्नी है, जहाँ से शुरू करता है और जहाँ तक जाता है, the poet has described that very beautifully in a very romantic way. This poem is can be called one of the romantic poets, one of the romantic poems ever written by Mr. Alfred Lord Tennyson. उनकी रोमांटिक पोएट्री की कैटेगरी में आती है ये पोएम द ब्रूक। अगली उनकी पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। 3 बार ब्रेक है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और एक बार तो ये पूरी पोयम सीटेट के पेपर में एक्सप्लेनेशन जो कंप्रिहेंशन होता है उसमें आ चुकी है। ब्रेक 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 इज अ पोयम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिटन ड्यूरिंग अर्ली 1835 बट पब्लिश्ड इन 1842। 1835 में लिखी गई थी और 1842 में पब्लिश हुई है। और दिस पोएम इज एन एलिजी। ये पोएम ब्रेक 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 क्या है? इट इज एन एलिजी। और एलिजी अगर लिखा है टेनिसन ने तो किसकी डेथ पर लिखा होगा? 1833 में उनके फ्रेंड हेनरी हालम की डेथ होती है और उसी के बाद ये पोएम लिखी गई है। अ लॉस आफ्टर आर्थर हेनरी हालम डाइड एंड हिज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, उसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, 3 बार ब्रेक लगाया है उसमें। राइट? 3 बार ब्रेक लगाया है और इसलिए पोयम जो है चलती रही है, तोड़ते रहिए और फिर तोड़ते रहिए। तो फिर ऐसे ब्रेक ब्रेक की थीम क्या है? व्हाट डज टेनिसन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोयम? टेनिसन डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ लॉस। ही इज स्टैंडिंग एट द रॉकी सी शोर एंड राइटिंग दिस पोयम. It has a strong biographical connection containing Tennyson's feelings of melancholy and nostalgia. एक autobiographical poem भी है। Tennyson captures his strong emotions in other poems like Morte d'Arthur, Tithonus and Ulysses. वहाँ पर भी autobiographical elements हैं। and in the same way the poem Break 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 जो है ये भी autobiographical elements को contain करती है। The suffering felt within the poem is connected to the suffering described in Tennyson's poem in Memoriam. In that they both, दोनों poem हैं क्या? They are the elegy on the death of the described the longing for Tennyson's deceased friend Hallam. Right? इसलिए भी poem important है। और break 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 अगर पेपर में आ जाए कैसी पोएम है तो उत्तर यही लगा दीजिएगा कि इट इज एन एलिजी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टेनिसन्स फीलिंग अबाउट हालम। इसके पहले भी उन्होंने एक पोएम और लिखी थी, वो भी एक एलिजी ही थी और उस पोएम का नाम था ऑन अ मॉर्नर। ऑन अ मॉर्नर ये भी एक उनकी एलिजी ही थी, रिटन अ ईयर बिफोर। बोथ पोएम्स यूज अ वेरी सिंपल स्टाइल एंड डिस्क्राइब्स अ सीन इन मिनिमलिस्टिक टर्म्स। राइट? द टेक्निक इज लेटर यूज्ड इन लेटर एलिजीज रिटन बाय टेनिसन।
अगली पोएम पर आइए। अगली पोएम है क्रॉसिंग द बार। Crossing the Bar, written in 1889. It is considered that Tennyson wrote it in elegy. The narrator uses an extended metaphor to compare death with crossing the sandbar between the river of life with its outgoing flood and the ocean that lives beyond death, the boundless deep to which we return. ये एलिजी तो है ही है, एलिजी के साथ साथ जो है ये पोयम एक स्पिरिचुअल पोयम भी है, और इस स्पिरिचुअल पोयम में ही टॉक्स अबाउट हिज जर्नी, लाइफ्स जर्नी, आदमी से लाइफ की जर्नी शुरू करती है, लाइफ की जर्नी टू द, कहाँ तक जाने हैं, टू द हेवन, और उस जर्नी की बात है क्रॉसिंग द बार में। बार यहाँ पर क्या है, बार के लिए सैंड बार का वो यूज करते हैं जो रिवर के किनारे होता है, बिटवीन द रिवर ऑफ लाइफ with its outgoing flood and the ocean that lies beyond death. उस क्रॉसिंग द बार की बात करते हैं कि इस दुनिया को क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, दुनिया को क्रॉस करके दूसरे दुनिया में जाना है। Tennyson is believed to have written the poem after suffering a serious illness while on the sea, crossing the Solent from Aldworth to Farringford on the Isles of Wight. राइट, जा रहे थे, खुद फंस गए समुद्र के किनारे और तबीयत खराब हो गई, और फिर उन्होंने इस पोएम को लिखा है। सेपरेटली इट हैज बीन सजेस्टेड ही मे हैव रिटन इट ऑन द याच एंकर्ड इन द सी। जब वो याच में बैठ करके उस पार जा रहे थे तब भी हो सकता है उन्होंने इस पोएम को लिखा हो, बट आप इतना याद रखिए सिर्फ कि क्रॉसिंग द बार इज अ पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। राइट, नेक्स्ट पोएम टेनिसन के जो कैटेगरी में है, सॉरी जो टेनिसन ने लिखा है जिस पर हमको बात करना है, वो एक वार पोएम है। वार पोएम है जो उन्होंने क्रीमियन वार पर लिखा था, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये वार पोएम है, इट इज अ वार पोएम। और ये वार पोएम किसने लिखा था, ये वार पोएम टी.एस. एलियट ने लिखा था। कब लिखा था, जब वॉर चल रहा था, क्रीमियन वॉर जिसको कहते हैं, राइट, CRIMEAN, क्रीमियन वॉर कहते हैं। और he visited the Crimean, the battlefield of the Crimean War in 1854, and he wrote this poem, The Charge of the Light Brigade, on 2nd December 1854। 2 दिसंबर 1854 में इस पोएम को उन्होंने लिखा था, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। और बैटल हो कहाँ रहा था, एट द बैटल ऑफ बालाक्लावा। BALACLAVA, बैटल ऑफ बालाक्लावा ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर। राइट, इट वॉज द पोएट, ही वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। और बीइंग द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, जैसे उन्होंने डिफेंस ऑफ लखनऊ लिखा, वैसे यहाँ पर भी उनको लाइट ब्रिगेड जो है उसको जो है इनकरेज करने के लिए, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए उनको ये पोएम भी लिखनी पड़ी, या ये कह लीजिए उन्होंने पोएम लिखा था। और सिर्फ यही नहीं,
when United Kingdom was engaged in Crimean War, Tennyson wrote several patriotic poems under various pseudonyms. कई सारे pseudonyms इन्होंने अडॉप्ट किए थे और पैट्रियाटिक पोएम लिखी थी. तो द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इज वन ऑफ द पैट्रियाटिक पोएम्स एज वेल. Scholars जो हैं they speculate that Tennyson created his pen names because these verses used a traditional structure Tennyson employed in his earlier career but suppressed during the 1840s. उसी मीटर में, उसी पैटर्न में उन्होंने लिखा था जिसको उन्होंने शुरुआत के अपने करियर में लिखा था. यद्यपि उन्होंने छोड़ दिया इसको 1840 में उस स्टाइल को, और उसी स्टाइल में क्रीमियन वॉर के टाइम उन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी. और जब ये पोएम आई थी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बट इट वॉज इनिशियली साइंड, सिर्फ साइन इस पर कर दिया था A.T. और दिस वॉज द नेम ऑफ द पोएट. राइट, ये भी एक उनका नाम हो सकता है. राइट, इसी पर उन्होंने पोएम लिख दी थी, इसी नाम से द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. क्लियर. और इसके अलावा एक उनकी थोड़ी सी बड़ी पोएम है और उस पोएम का नाम है मॉड. और ये टेनिसन की सबसे खास पोएम थी. टेनिसन को सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी फेवरेट पोएम जो बताया है वो इसी को बताया है. पोएम का नाम है मॉड, MAUD. वैसे मॉड के नाम से एक पूरा वॉल्यूम ही आया था 1855 में. नाम था मॉड एंड अदर पोएम्स. मॉड एंड अदर पोएम्स. ब्रूक का मतलब झरना होता है भाई, बता दो दिया आपको. मॉड एंड अदर पोएम्स. The volume was published in 1855. Right, first collection after becoming poet laureate in 1850. 1850 में पोएट लॉरिएट बनने के बाद सबसे पहला कलेक्शन आया था और इसी में द पैट्रियाटिक पोएम जो उनकी थी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड वो भी छपी थी. राइट, विच हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन अ मैगजीन. एक मैगजीन में पहले छपी थी और उस मैगजीन का नाम था एग्जामिनर, बट लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन दिस कलेक्शन मॉड एंड अदर पोएम्स. थोड़ी चीजें आपको मॉड के बारे में बता देता हूँ, पोएम के बारे में, नैरेटिव्स उसका और उसका इंटरप्रिटेशन, फिर क्लास कंक्लूड करता हूँ. द पोएम मॉड वाज इंस्पायर्ड. किससे इंस्पायर्ड थी मॉड? इंस्पायर्ड बाय शार्लोट रोजा बारिंग, यंग डॉटर ऑफ विलियम बारिंग and Francis Paulet Thompson. Francis Baring married secondly Arthur Eden. शादी कर लिया था उन्होंने बाद में. खैर ये सब बहुत बैकग्राउंड है. नैरेटिव पर आ जाइए. आपको नैरेटिव्स पर थोड़ी बातें कर लेते हैं मॉड के. और नैरेटिव मॉड का क्या है उसको सुन लीजिए. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम dwells on the funeral of the protagonist's father. जो प्रोटैगनिस्ट है उसके फादर का फ्यूनरल हो रहा होता है और वहीं से पोएम शुरू होती है. एंड द फीलिंग ऑफ लॉस. इट मीन्स इन द सेम वे ही रोट इन मेमोरियम, ब्रेक 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 and earlier elegiac poems on the death of Arthur Henry Allen. The poem starts in the very same elegiac mood. The first part of the poem dwells on the funeral of the protagonist's father and the feeling of loss and lament prevails. Then Maud is the prevailing theme. At first the narrator is somewhat antagonistic towards Maud and is unsure whether she is teasing him. He feels Maud is unfit to be a wife. Later the narrator falls passionately in love with Maud and this transforms the narrative
into a pastoral dwelling on her beauty. Means the poem starts with an elegy and the very first part concludes with a love affair with the passion of the narrator and Maud. The appearance of Maud's brothers causes conflict. भाई तो भाई ही होता है, conflict फिर पैदा हो जाता है. Maud का जो ब्रदर है, he favors a collier who is seen is an upstart as his family have been rich and only 3 generations and forbids Maud to contact the narrator. narrator गरीब है और जैसे कि हीरो हमेशा होता है, और जो उसका भाई लेकर के आता है मैरिज वो रिच होता है, अपना बिजनेस उनका होता है, बट Maud is not interested at all in that marriage. The brother goes to London for a week, giving the narrator a chance to court Maud, but on his return he arranges a ball. ball पार्टी होती है. कॉलियर जिससे वो शादी करना चाहता है उसको इनवाइट करता है. ही लीव्स द नरेटर आउट. नरेटर बाहर चला जाता है, बुलाया नहीं जाता. एंड ड्यूरिंग द बॉल द पोएट वेट्स फॉर Maud in the garden, leading to the famous line, come into the garden Maud. Early in the morning Maud comes out. Shortly afterwards Maud's brother also appears and strikes the narrator, who kills him in an unnarrated duel. राइट यहाँ पर फाइट होती है और ब्रदर और नरेटर की फाइट होती है. स्ट्राइक कर देता है ब्रदर, बट फाइनली ब्रदर वाज किल्ड. हु किल्स हिम इन एन अननरेटेड डुअल. एक युद्ध होता है और उसमें ब्रदर मार दिया जाता है. अब जब ब्रदर मर जाता है तो नरेटर क्या करे? नाउ ही इज फोर्स्ड टू फ्ली टू फ्रांस वेयर ही लर्न्स लेटर दैट Maud हैज आल्सो डाइड. अब डर के मारे वो फ्रांस भाग जाता है, जहां बाद में उसे पता चलता है कि Maud की भी डेथ हो गई है. Maud's death impacts on the psychological state of the protagonist and an emotional longing for contact with the deceased echoes that notes in memoriam. मतलब पोयम शुरू भी वहीं से हुई थी और आकर के एंड भी वहीं होती है. नरेटर बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, पागल हो जाता है वो, एंड इमेजिन्स दैट ही हिमसेल्फ इज डेड. और उस पागलपन में उसको लगता है कि उसकी खुद की डेथ हो चुकी है. थर्ड पार्ट जो है पोएम का, द पोएम एंड्स इन द थर्ड पार्ट विद द नरेटर ostensibly restored to sanity, leaving to fight in the Crimean War. वो क्रीमियन वॉर में लड़ने चला जाता है. Parallels may be drawn between the death of Maud's brother and apparently justified killing of soldiers in war. और वार में चला जाता है पार्टिसिपेट करने और वहीं पर पोएम एंड हो जाती है. मीन्स हियर इज आल्सो अ ग्लिम्स ऑफ क्रीमियन वॉर. यहाँ पर भी क्रीमियन वॉर पर एक छोटा सा झलक टेनिसन ने फाइनली दिखा ही दिया है. तो हमने टेनिसन की लगभग जितनी इंपॉर्टेंट पोएम्स थी सबको कवर कर लिया है. अब फ्रॉम माई साइड कोई ऐसी पोएम नहीं बची है दैट नीड्स टू बी कवर्ड, जिसको आगे आपको कवर करना हो. एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि देयर इज अ पोएम या देयर आर 2 poems 5 poems दैट आर टू बी कवर्ड रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, then you can write me message, then you can ask here. आप यहाँ पर पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, सारी चीज़ें, और फिर मैं आपको जवाब भी दे दूंगा, उस पोएम्स को कवर भी करवा दूंगा. थैंक यू वेरी मच. आज की आपकी क्लास के लिए 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गई है. टेनिसन हम आज यहीं पर कवर कर रहे हैं, कवर नहीं क्लोज कर रहे हैं, और हम कल शुरू करेंगे और शायद एक ही क्लास हम लेंगे भी, और वो होगी रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पर. ब्राउनिंग was the most optimist poet of a Victorian period and his wife was also a sonneteer, a poet, और उसकी वाइफ का नाम कुछ उन्होंने और ही रख दिया था. We will be talking about all this in my next class that will happen tomorrow at the same time, same platform. By then, all the best. हैप्पी ही रहिए, खुश रहिए, घर में ही रहिए, सेफ रहिए, और सेफ रहिए, रखिए खुद को और अपने नियर एंड वंस को. थैंक यू. और जाते जाते एक लाइन और सबको बता दूं कि आई एम क्लोजिंग द क्लास प्रॉपरली. अभी ग्रुप पे लिखना कुछ लोग शुरू करेंगे. क्लासेस अब जो है एंडेड एब्रप्टली, एंडेड सडनली, तो देयर माइट बी प्रॉब्लम इन देयर नेटवर्क. आई always close the class in a proper way, in a proper manner. Thank you. All the best. शाम की क्लास में फिर मिलेंगे.